नमस्कार, जय हिंद। 10 पिक्सल स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं तन्मय, आपकी क्रिएटिविटी और आर्ट की जर्नी के लिए आपका अपना गाइड। तो शार्प कर लीजिए अपनी पेंसिल और शुरू करते हैं आज का डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत दिनों से इस चैनल पर मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसके पीछे कारण ये था कि मैं जब से इंडिया से वापस आया उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। अपने डेली जॉब के साथ साथ मैं 2 और जॉब्स साइमल्टेनियसली कर रहा था, पर वो सारे प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ। इन पिछले कुछ महीनों में 12-12 घंटे कंप्यूटर पे काम करने के बाद मेरी आंखें जवाब देने लगी थी, तो इसलिए अपने फ्री टाइम में मैं अपने स्केचबुक में प्रैक्टिस करने लगा। यूजुअली अपने स्केचबुक में सोने से पहले मैं बेड टाइम स्केचेस किया करता था। इस तरह के स्केचेस मुझे रिलैक्स होने में मदद करते हैं और ये मेरे स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को भी बहुत ही ज़्यादा लो रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टूल्स की। इस डेमो के लिए मैं मैकेनिकल और वुडन पेंसिल दोनों यूज़ कर रहा हूँ। ये 8H पेंसिल है, वेरी लाइट, सुपर लाइट। आपको शायद कैमरे में इसके मार्किंग्स भी नहीं दिखाई देंगे। और ये है HB ग्रेड की पेंसिल और ये है 2B ग्रेड की पेंसिल। साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपर स्टैम्प स्मजिंग के लिए, और साथ में पेजेस को क्लिप करने के लिए एक पेपर क्लिप। यूजुअली मैं अपने स्केचिंग के लिए सस्ते वाला स्केचबुक यूज़ करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर का ये डर निकल जाता है कि हर एक पेज बिल्कुल सुंदर ड्राइंग के साथ होना चाहिए। तो एक सस्ता स्केचबुक सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्केचिंग टेक्निक्स की। तो पेंसिल की ग्रिपिंग का एक जो तरीका है वो ऐसा है जैसा कि हम यूजुअली राइटिंग के लिए ग्रिप करते हैं। क्रॉस हैचिंग के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो लाइंस होगी उनका शुरुआत और एंड टेपर होना चाहिए, यानी कि शुरू में थिन, उसके बाद थिक, उसके बाद थिन अगेन। आपके मल्टीपल शेड्स की ब्लेंडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो हार्श रहेंगे कुछ इस तरह से, तो इन बिटवीन शेड्स आपको रफ एजेस मिलेंगे। तो बेसिकली एक ग्रेजुअल ब्लेंडिंग के लिए आपके लाइंस की क्वालिटी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। और अगर मुझे ये वैल्यू ग्रेडेशन थोड़ा और डार्क चाहिए तो मैं इन लाइंस को और भी ज़्यादा क्लोजली ड्रॉ करूँगा। और अगर आप चाहें तो इसके लिए आप एक डार्कर पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका वैल्यू और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बाय द वे, इस तरह की क्रॉस हैचिंग टेक्निक को ग्रास टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन द एंड आप बहुत सारे ग्रास ड्रॉ कर रहे हैं। पेंसिल की ग्रिपिंग का एक और जो दूसरा तरीका है वो कुछ इस तरीके का है। इस तरह की ग्रिपिंग से होता ये है कि एंकर पॉइंट आपका शोल्डर बन जाता है। इस वजह से आप लंबे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस दौरान आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका मूवमेंट जो हो आपके शोल्डर से हो, ना कि आपके रिस्ट से। आपके रिस्ट को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, उसे बिल्कुल फ्रीज रहना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट करता है वो ये है कि मैंने बहुत से आर्टिस्ट को प्रैक्टिस के नाम पे बस ऐसा सर्कल बना दे देखा है। प्रैक्टिस के नाम पर 4-4, 5-5 साल मैंने उन्हें बस ये सर्कल ड्रॉ करते हुए देखा है। पर इसमें उनकी गलती नहीं है, उन्हें इंडियन आर्ट और एनिमेशन कॉलेजेस में कुछ इसी तरीके से ही ट्रेन किया हुआ है। ठीक है, इनका कोई गलती नहीं, गलती है तो मेरा है। ठीक है, वार्म अप के लिए ये एक्सरसाइज तो ठीक है, पर अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों और फंडामेंटल्स को सीखने में टाइम ना स्पेंड करें, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। अगर आप अपने एंकर पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएं और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बन जाए, तो आपको इस तरह का एक्सरसाइज रेगुलरली करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ वार्म अप के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको बस रिस्ट, शोल्डर और अपने फिंगर, इन 3 चीज़ों को अपने एंकर पॉइंट के लिए यूज़ करना है बस। अगर आप ब्लेंडिंग के लिए अपने वैल्यूज़ को स्मच करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप उसे स्मच करते हैं तो आपका वैल्यू थोड़ा डार्क की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अभी मैं स्मजिंग के लिए पेपर स्टैम्प यूज़ कर रहा हूँ। तो होता ये है कि आपके जो पेपर के जो ग्रेन्स होते हैं, जब आप उसे स्मच करते हैं तो वो ग्रेन्स जो है वहाँ पे डीप अंदर तक आपका पेंसिल का ग्रेफाइट जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। इस वजह से आपके वैल्यूज़ थोड़े और पास आ जाते हैं और ये थोड़ा सा डार्क की तरफ शिफ्ट होता है। चलिए मैं पेंसिल की ग्रिपिंग का एक और दूसरा तरीका बताता हूँ। तो पेंसिल को कुछ इस तरीके से ग्रिप करने से होता ये है कि आपके पेपर का जो टेक्सचर है वो बेयरली पेंसिल के ग्रेफाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो इससे आपको एक टेक्सचरल रिजल्ट मिलता है। इस तरह की होल्डिंग मैं यूजुअली ब्लॉकआउट के लिए यूज़ करता हूँ। ड्राइंग के इनिशियल स्टेज में विजुअलाइजेशन के दौरान इस तरह की ग्रिपिंग से मैं ड्राइंग को फिगर आउट करता हूँ और क्विकली ब्लॉकआउट करता हूँ। इससे होता यह है कि मैं कोई भी सीरियस लाइन या फिर वैल्यू कमिट नहीं कर रहा होता हूँ, बल्कि मैं चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो वापस आ जाते हैं हम अपने स्केच में। तो इस स्केच की स्टोरी ये है कि लास्ट ईयर मैं सदगुरु के सेफ सॉइल इवेंट में गया था। लास्ट ईयर जब सदगुरु यहाँ प्राग में आए थे तो उन्होंने इवेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी।
इवेंट का जो मैसेज था, एंड आई कोट, डिप्लीटेड सॉइल्स विल नॉट क्वेंच द फायर ऑफ हंगर, अनक्वेंच्ड हंगर कैन बर्न द वेरी वर्ल्ड, दिस इज अ जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेव सॉइल, लेट्स मेक इट हैपन। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप consciousplanet.org पे लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इस इवेंट और मूवमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल जाएंगी। पर सदगुरु की जिस बात ने मुझे इस ड्राइंग के लिए इंस्पायर किया था वो ये था कि डजेंट मैटर व्हाट आइडेंटिटी यू एसोसिएट योरसेल्फ विद, चाहे आप किसी भी नेशनैलिटी से हो, चाहे किसी भी जेंडर से हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, मरने के बाद या तो आपको दफनाया जाएगा या फिर जलाया जाएगा, एंड देन यू वुड बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, द वेरी सॉइल इटसेल्फ वुड बिकम यू एंड यू वुड बी पार्ट ऑफ इट। तो इसी थॉट के साथ मैंने स्केच को बनाना शुरू किया था। इस वाले स्केच में ये जो योगी है ये कई सालों से तपस्या कर रहा है और होपफुली आप इस स्केच में इस योगी का मिट्टी के साथ यूनिफिकेशन फील कर सकते हैं। इन दिस ड्राइंग स्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग डेथ हियर एंड दीज स्मॉल ग्रासेस एंड वेजिटेशंस आर रिप्रेजेंटिंग लाइफ। तो मैंने यहाँ पे सिंबलाइज करने की कोशिश किया है सर्कल ऑफ लाइफ। यूजुअली इस तरह की ड्राइंग्स करने से पहले मैं छोटे छोटे थंबनेल स्केचेस बना लेता हूँ, उससे मेरा आइडिया और कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता है, जिससे मुझे फाइनल ड्राइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। थंबनेल स्केचेस के दौरान कॉम्पोजिशन को क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आप एक छोटे साइज़ में काम कर रहे होते हैं। इससे आपका ब्रेन थोड़े दूसरे तरीके से फंक्शन कर रहा होता है, आप डिटेल्स में टाइम वेस्ट नहीं करते और चीज़ों को उसके फंडामेंटल्स में आसानी से ब्रेक कर पाते हैं। पर इस वाले ड्राइंग के लिए मेरा अप्रोच अपोजिट था। इस वाले ड्राइंग के लिए मैंने कोई भी थंबनेल स्केच नहीं बनाया था और मैं बस फ्लो के साथ इसे बनाता रहा। ये वाला ड्राइंग मेरे लिए एक तरह से मेडिटेशन जैसा था। अपने दिमाग को साइड में रख के मैं बस म्यूज़िक सुनते हुए बस अपने फ्लो के साथ चलता रहा। हालांकि इस ड्राइंग के दौरान कॉम्पोजिशन का हल्का फुल्का आइडिया मेरे माइंड में था, जैसे कि क्या एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि एक बरगद के पेड़ के नीचे वो होंगे और वो रूट से वो कवर होंगे, बरगद की जड़ों से वो कवर होंगे और जटाएं और बरगद की जड़ें एक जैसी मर्ज हो गई होंगी, कुछ स्कल्स होंगे उसमें। तो ब्रीफली एक बार इस ड्राइंग के लाइटिंग को देख लेते हैं। इस ड्राइंग में मैं कोई भी हार्श लाइटिंग यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो और लाइट अगर इस एंगल से हो तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे शेडो कास्ट करेगा, पर मेरे इस वाले ड्राइंग में कोई भी कास्ट शेडो नहीं है। पर मेरे इस ड्राइंग में मैं जो लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ उसे कहा जाता है ओवरकास्ट लाइटिंग या फिर एम्बिएंट लाइटिंग। तो एम्बिएंट लाइट होता ये है कि जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तो लाइट उसमें से स्कैटर होकर के फिल्टर होकर के आता है और वो जो लाइट है वो चारों तरफ बाउंस होकर के हमारे ऑब्जेक्ट को हिट करता है। तो इस वजह से हमें कोई भी डायरेक्ट लाइट नहीं मिलता, इस वजह से हमें कोई भी हार्श शेडो नहीं मिलता है, क्योंकि लाइट चारों तरफ से बाउंस होकर के हमारे ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा होता है। इस वजह से जब जहाँ पे दो सरफेसेस मीट करते हैं वहाँ पे हमें एम्बिएंट शेडो मिलता है। पर क्योंकि लाइट डायरेक्शन बादलों की वजह से स्कैटर हो चुका होता है, इस वजह से लाइट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को बहुत तरफ से हिट कर रहे होते हैं, इस वजह से हमारे शेडो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस ड्राइंग के बेसिक कंस्ट्रक्शन को एक बार और समझ लेते हैं। ये जो लाइन्स और एरोज आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक तरह का मैप है आपके आई डायरेक्शन के लिए। होपफुली व्यूअर की आंखें इस ड्राइंग में कुछ इसी तरीके की फ्लो के साथ इस ड्राइंग के मेन फोकल पॉइंट और मेन सब्जेक्ट तक आएंगी, जो इस वाले केस में इस योगी का फेस है। अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस देखी हैं तो आपको शायद अब तक ये पता चल ही गया होगा कि मैं शैडो शेप डिज़ाइनिंग का कितना बड़ा भक्त हूँ। इस वाले ड्राइंग में एक्टिव, पासिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव शेप का एक बहुत अच्छा गेम था जो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्टिव, पासिव ये थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट है। होपफुली किसी और वीडियो में इस बारे में मैं समझाऊंगा। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, आई प्रॉमिस। पर ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये एक्चुअली इसका काइंडा शेप डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है। मैंने इस ड्राइंग को करते हुए ये वाला प्लान नहीं किया था, पर अनकॉन्शियसली मेरे माइंड में ये आइडिया था। किसी भी ड्राइंग की शुरुआत में यूजुअली मैं लाइट पेंसिल्स यूज़ करता हूँ और उसे बहुत हल्के हाथों से यूज़ करता हूँ ताकि मैं शेप और आइडिया को और थोड़ा क्लियर कर सकूँ, और ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं डार्कर पेंसिल्स की तरफ मैं आता हूँ। डार्कर पेंसिल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनिशियल स्टेज में इन्हें यूज़ करने से आपके पाम से, आपकी उंगलियों से आपके ड्राइंग को आप काफ़ी आसानी से गंदा कर पाते हैं और उस मैस को क्लीन करना एक हेडेक भी है। कई बार इस तरह के स्मजेस इतना डीप पेपर के ग्रेन तक चले जाते हैं कि इरेजर से आप उसे क्लीन भी कर लें पर वो स्टेन जो है वहाँ से जाते नहीं है।
तो इसलिए हमेशा अपनी ड्राइंग में डार्कर पेंसिल्स में एंड के लिए बचा के रखता हूँ। प्लस एडजस्टमेंट के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ग्रेफाइट के शेड्स को लाइट से डार्क की तरफ जाना आसान होता है, पर एक डार्क शेड को लाइट की तरफ शिफ्ट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ योगी के इस बैली वाले एरिया में यहाँ पे क्योंकि ये लाइट शेड था, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन ये पुल कर रहा था। अगेन इट वाज अ पासिव एरिया अगेंस्ट विद द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एक्टिव एरियाज, जैसे कि ये रूट्स और ये सब। तो इसको बैलेंस करने के लिए, अटेंशन और फोकस यहाँ से कम करने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा हल्का सा डार्क टोन की तरफ शिफ्ट किया। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में मैंने आप सबसे आपके आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को मुझे भेजने के लिए बोला था। यूजुअली सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा जनरल और कॉमन टॉपिक पे थे, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर हाउ टू गेट बेटर एट आर्ट, हाउ टू गेट बेटर एट ड्राइंग एंड हाउ टू गेट द फर्स्ट ब्रेक इन द इंडस्ट्री, हाउ टू बिकम अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस। इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर है, पोर्टफोलियो इज़ द की। आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपके लिए दरवाजे ओपन करता है, आपके लिए पॉसिबल जॉब्स के लिए। सिनेमा और फिल्म स्कूल में कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोला जाता है RRB, जिसका मतलब होता है रिकॉर्ड, रिपीट, बिलीव। सिमिलर मंत्रा हम अपने आर्ट स्टडीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। RRB के बजाय हमारा मंत्रा होगा OPC, ऑब्जर्व, प्रैक्टिस एंड क्रिएट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ज़िंदगी में बहुत थोड़ा कुछ पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा खोना पड़ता है। थोड़ी सी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना होगा। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ़ इट इज़ फ्री देन यू वुड टेक इट फॉर ग्रांटेड, और फिर आप उस चीज़ का, उस ब्लेसिंग का रिस्पेक्ट आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको रोज़ अपने डेली लाइफ के साथ, अपने स्टडीज़ के साथ और जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसके बाद आपको मिनिमम 4 घंटे अपने लिए टाइम निकालना होगा। मैं जब जॉब करता था, मेरे जॉब के साथ साथ घर आने के बाद मैं 4 घंटे अपने प्रैक्टिस के लिए और अपने आर्ट वर्क के लिए पर्सनल टाइम निकाला करता था। टाइम निकालना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर आई केप्ट इट कंसिस्टेंट, और एक टाइम के बाद इट वुड बिकम योर सेकंड नेचर, और ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग आपके लिए नहीं होगा। मैंने बहुत से आर्टिस्ट को देखा है जो सिर्फ अपने ऑफिस में जॉब करते हैं और घर आकर वो बिल्कुल भी अपने पर्सनल आर्ट के लिए टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। इस तरह की इनजस्टिस से मैंने ये देखा है कि उनका ग्रोथ जो है वो उसी लेवल पर रुक जाता है और वो कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने डेली जॉब के साथ, और किसी और जॉब के लिए उनके में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अप्लाई कर सकें। तो एक चीज़ आपको मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप अपने आर्ट वर्क के लिए, पर्सनल आर्ट के लिए आप बिल्कुल टाइम निकालें। अगर टाइम निकालना मुश्किल है देन यू हैव टू चीट समहाउ, यू हैव टू हैक थिंग्स। फॉर एग्जांपल जब मैं जॉब करता था, जॉब से आने के बाद मैं आधे घंटे या 1 घंटे सो जाया करता था। होता इससे ये था कि मेरा जो नींद है वो 2 घंटे और बाद आता था, तो इस वजह से मुझे 1 घंटे का एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता था। तो अगेन जाने से पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आप प्रैक्टिस करते रहें और आप अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर पाएँ। जैसे कि फेमस फ्रेंच पेंटर मार्शल डुकैम्प ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन आर्ट, आई बिलीव इन आर्टिस्ट। जाने से पहले एक और बात, इन वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में पर्सनली कई लोगों ने मैसेज करके इन वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। आप सबको ये वीडियोस अच्छे लगे, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज करके नेक्स्ट वीडियो के बारे में पूछा कि वो कब आने वाला है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इससे होगा ये कि मेरे वीडियोस का रीच और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ताकि मैं और भी एक्साइटिंग वीडियोस लेकर आऊँ आप तक। अगर आपको मेरी ये बातें समझ में नहीं आई तो ये बातें आप नाना भाई से ही समझ लीजिए। आ गए इसका एक और वीडियो देखने। थोड़ी देर में ये वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। आए और गए, खेल खत्म। कलम वाली भाई टिकटॉक में कमर मटकाएगी, वहां कमेंट करेंगे नाइस पिक डियर, लेकिन ये भाई ढंग से मेहनत बनाएगा, वीडियो बनाएगा, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं। कल से मैं बोल दूंगा वीडियो मत बनाना, सुकून है। इस भाई का वीडियो देखने के बाद तुम्हारा कमेंट कहाँ गया था? भाड़ में। मेहनत के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? पागल हूँ मैं? भूसा भरा है मेरे दिमाग में, इनसे तो सपोर्ट होगा नहीं। ये ला, चल चल ला।
लाइक और कमेंट अभी करेंगे। हाँ